बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 329 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो दोनों इस दरवाजे की हकीकत से ना वाकिफ़ थे। ये भी हो सकता है सलीम को इस सायरन की अच्छी तरह खबर हो और उसने मुझे ट्रेप करने के लिए ये नुक्ता मुझसे छुपा लिया हो। बहरहाल साहिल को बड़े इंतज़ामी अंदाज में इस कमरे में बंद किया गया था। वो लोग साहिल की अहमियत को अच्छी तरह जानते थे। जो लम्हा मैंने बुखलाने में सर्फ किया उसके इख्तिताम पर ज़ेरी मंजिल बेदार हो गई और भागते हुए कदमों की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें बतदरीज भलाई मंजिल की तरफ आ रही थी। अब तक सब ठीक था मगर इस बदमाश सायरन ने बिल्कुल आखिरी मरहले पर गड़बड़ कर दी और गड़बड़ भी ऐसी जिसकी गूंज पूरी कोठी में सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि वो लोग मुझ तक पहुंच पाते मैंने ज़बरदस्ती कमरे में घुसने का फैसला कर लिया। यह फैसला सेकंड के 1000वें हिस्से का करिश्मा था जिसे मैंने हाथ में दबी हुई कलाशिनकोव को भी गर्दन पर से गुजार कर गले में लटकाया। फिर एक तवील सांस खींची और ची की कुव्वत को अपने हाथों में मरकूज किया। फिर मैंने दरवाजे के हैंडल के नजदीक एक झटके से सांस छोड़ते हुए डबल हैंड पुश आजमाया। मेरी हथेलियों की मरबूत ठोकर में उस बला की कुव्वत पोशीदा थी कि दरवाजे का लॉक आन वाहिद में टूट गया। उसके साथ ही फ्लैश डोर का सिंगल पट इस तरह खुला जैसे किसी खौफनाक समुद्री तूफान की जद में आए हुए बहरी जहाज का कोई तख्ता जुदा होता है। मैं लपक कर कमरे के अंदर पहुंचा और बड़ी सूरत से दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। दरवाजे की पुष्ट पर एक मजबूत कुंडी नस्ब थी। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को बोल्ट कर दिया। उसी वक्त बाहर से दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा। अब वो लोग दरवाजा तोड़े बगैर अंदर नहीं आ सकते थे। अगर वो वाकई ऐसा कर गुजरते तो मैं उन्हें भून कर रख देता। मेरे बदन पर 2 भरी हुई खलाकत खेज कलाशिनकोव तमगों की तरह सजी हुई थी जिनके इस्तेमाल में किसी किस्म की मसलत या दरिए गोई का वक्त गुजर चुका था। मैं एक झटके से साहिल की तरफ बढ़ गया लेकिन मेरी जाने तमन्ना इस कमरे में मौजूद ना थी। शाइलाई ये क्या माजरा था। मैं इस मायूस कुन सूरत को समझने से कासर था। मैंने चंद सेकंड के अंदर उस कमरे का कोना कोना छान मारा लेकिन वो कमरा साहिल के वजूद से खाली था। उसके दरो दीवार उसके अंदर मौजूदा से साहिल की खुशबू नहीं आती थी। ये मुमकिन नहीं था कि उसे किसी खुफिया जगह पर छुपा रखा गया हो। वहाँ छुपने और छुपाने वाला कोई किस्सा ही नहीं था। इस कमरे के अंदर बराए नाम सा सामान था। एक स्टैंड पर दीवार के साथ बड़े स्क्रीन वाला टीवी रखा हुआ था। उस सामने वाली दूसरी दीवार के नजदीक एक सोफा सेट नजर आ रहा था और बस कमरे के अंदर मुनासिब रोशनी का बंदोबस्त था। लेकिन ये मुख्तसर तरीन लवाजमात में मैं अपनी साहिल को कहाँ तलाश करता। वो कोई नन्ही सी सुई नहीं थी कि उसे कहीं भी रखकर नजरों से ओझल कर दिया जाता। मेरा दिमाग इस सूरत पर घूम कर रह गया। दूसरे ही लम्हे मुझे महसूस हुआ दरवाजे को पीटना बंद कर दिया गया था। या वो लोग वापस चले गए थे या फिर नाकाम होकर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी और दरवाजे के बाहर ही मौजूद थे। बेमहार शोर बुलंद करने वाला वो बदमाश सायरन भी खामोश हो चुका था। यकीनी तौर पर उसे ऑफ किया गया होगा इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाता। स्टैंड पर रखे टीवी का स्क्रीन रोशन हो गया। फिर उस रोशन मुस्ततील पर एक इंसानी चेहरा नमूदार हुआ। वो बड़े जाओ जलाल और क्रूफर वाला चेहरा था। खलूदम में वो शख्स बड़ा बारोब नजर आता था। मैं उसकी उम्र का अंदाजा 55 के करीब लगा चुका था। उसके गेटअप और उलिये को देखकर मेरे जहन में जो नाम चमका वो चौधरी दिलदार का था। हज़ां बाद उसकी तस्दीक भी हो गई। चौधरी दिलदार बड़ी हद तक इंडियन फिल्मों के एक मारूफ विलन से मुशाबा था। मैं यकटक उसे देखते चला जा रहा था। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ने मुझे बता दिया कि इस वक्त वो कहीं बैठा मुझे देख रहा है और मेरी हैरत अमेज झुंझलाहट से महफूज भी हो रहा है। अचानक उसने मुझे मुखातिब किया, वेलकम मिस्टर वजदान। उसके लबो लहजे से मुझे अंदाजा हो गया वो कोई रवायती किस्म का अनपढ़ और जायल चौधरी नहीं जो सिर्फ जुल्म करना जानता है, बल्कि वो मुझे तालीम याफ्ता महसूस हुआ। वो कह रहा था, इस तरह चूहे दान में फंसने पर तुम्हें अफसोस तो हो रहा होगा लेकिन क्या किया जा सकता है। शिकार और शिकारी का ये खेल ऐसे ही तमाशा दिखाता है। वो एक लम्हे को रुका फिर सुलगाने वाले अंदाज में बोला, 1.5-2 घंटे पहले तुम झलक दिखलाकर गायब हो गए थे। उसका इशारा यकीनन नकली वजदान की तरफ था। मैं तो यही समझा था कि अब तुम इधर का रुख नहीं करोगे। तुम्हारी तलाश में मैंने अपने 2 बंदे भी दौड़ा दिए। लेकिन वो जुमला अधूरा छोड़कर सताइशी नजर से मुझे देखने लगा और बोला, तुमने जिस जुरात मंदी का अभी मुजाहरा किया है मैं इससे बहुत मुतासर हुआ हूँ। मेरे 2 मुसल्ला गार्ड को तुमने चुपके से अंटा गफील कर दिया और इस कमरे में पहुंच गए। चौधरी मुराद तुम जैसे बहादुर दुश्मन से मिलकर बहुत खुश हुआ। इस वाक़े से पहले मेरा ख्याल था तुम बहुत ही बुज़दिल और डरपोक हो, मगर भाई तुम भी क्या करते। वो जरा देर को चुप हुआ फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैंने तुम्हारे लिए चारा इतना जबरदस्त लगाया है कि तुम उसकी बू सूंघते हुए एक बार तो क्या 10 बार क्या 1000 दफा इधर आओगे। चारे से उसकी मुराद साहिल थी। मैं साहिल के लिए इस किस्म के घटिया तशबीह से सुलग उठा। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, चौधरी दिलदार अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो चुकी तो मुझे बताओ मेरी साहिल को तुमने कहाँ छुपा रखा है। गुस्से के बहुत तेज और जबान दराज भी हो। वो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय बोला, दुश्मन जीदार और गुस्सा वर भी तो उससे 2 हाथ करने में बड़ा मजा आता है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे हाथ पांव बड़े तशबीह अमेज अंदाज में तोड़ूंगा।
वो यकीनन मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था और मेरे चेहरे के तासरात को भी बाखूबी मुलाहिजा कर रहा था। मुझे कभी उम्मीद थी कि इस वक्त कबीर शाह और फैसल भी उसके पास मौजूद होंगे और मुझे किसी टीवी स्क्रीन पर झुंझुलाते देख रहे होंगे। मैं जिस कमरे में खड़ा था उसे क्लोज सर्किट टीवी निजाम की बदौलत कहीं और देखा जा रहा था। चौधरी दिलदार ने इस कमरे को चूहे दान का नाम दिया था। इसका यही मतलब था। वो कमरा खास तौर पर इसी मकसद के लिए तैयार किया गया था। चौधरी दिलदार ने शायद मेरे ख्यालात पढ़ दिए, मालूमात अफजा लहजे में बोला। चौधरी दिलदार ने मेरे शायद ख्यालात पढ़ लिए और मालूमात अफजा लहजे में बोला, मैंने ये कमरा अपने दुश्मनों की बेखबरी में उन्हें वाच करने के लिए खुसूसी तौर पर सेट करवाया है और बवक्ते जरूरत मैं उनसे राब्ता भी कर लेता हूँ, जैसा कि इस वक्त तुमसे बात हो रही है। अगर मैं खुद को तुम पर जाहिर ना करना चाहता तो टीवी स्क्रीन रोशन ना होता और तुम इसे कोई खराब टीवी समझकर नजरअंदाज कर देते, मगर मैं तुम्हारी हरकत और सकनात को नोटिस कर लेता। इस कमरे और कमरे में खारिज शय देखने के लिए मैंने 4 मुख्तलिफ मुकामात पर मुतहर्रक आंखें नस्ब करवा रखी हैं जो मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे वहाँ की तफसील दिखाती हैं। वो इस कमरे के असास कैमराज का जिक्र कर रहा था जिनकी बदौलत यहाँ के मनाजर कहीं और देखे जा रहे थे। मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी की खिदमात हासिल करके ये निज़ाम नस्ब करवाया है, मगर ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने चिढ़कर कहा। मैं शॉर्टकट टीवी निज़ाम और उसकी कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ हूँ। वो मेरी बात को सुनी अनसुनी करते हुए बोला, फर्क सिर्फ इतना है कि आज से पहले मैं अपने शिकार को खुद इस कमरे में पहुंचाया करता था। तुम पहली मर्तबा आज खुद इसमें दाखिल हुए हो। न सिर्फ दाखिल हुए बल्कि तुमने अंदर से दरवाजा भी बंद कर लिया है। मैं चाहूँ तो दरवाजा तुड़वा कर कमरे के अंदर पहुंच सकता हूँ, लेकिन मैं ख्वाह मुख्वाह की तोड़ फोड़ का कायल नहीं। तुम्हें इस कमरे से बाहर लाने के लिए मेरे पास 101 तरीके हैं। वो चलने में खामोश रहा, फिर तंबीह करने वाले अंदाज में बोला, एक बात ज़हन में रखना वजदान, आज खुद यहाँ से फरार होने की कोशिश ना करना वरना जान से जाओगे। कमरे के बाहर मैंने मुतअद्दिद गन बरदारों को मुतय्यन कर दिया है और उन्हें हुक्म दिया है कि वो तुम्हें दरवाजे से बाहर आता देखते ही गोलियों से छिलनी कर दें। तुम जानते हो ताकतवर लोगों के नमकवार गन बरदार कितने मुती और फरमा बरदार होते हैं। वो मुझे डराने और दहशत ज़दा करने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं इस किस्म की गीदड़ बबकियों में आने वाला नहीं था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, चौधरी दिलदार, तुम बहुत ही जलील और घटिया इंसान हो। खुद को ताकतवर कहते हो और मुझे बहादुर दुश्मन मानकर दो हाथ करने के ख्वाहिशमंद भी हो और किसी पर्दा नशीन बेवा की तरह 7 पर्दों में छुप कर बैठे हो। शर्म में डूब मरो किसी जख्म की औलाद। मैं दानिस्ता उसे बरम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पंजा आजमाई का अगर इतना ही शौक है तो सामने आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि वजदान किस तूफान का नाम है। हौसला रखो, हौसला रखो। वो फुंकार से मुशाबा लहजे में बोला, तुम्हारी इन गंदी हरकतों से मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैं जानता हूँ छुरी के नीचे आया हुआ शिकार इसी किस्म की ओछी हरकत करता रहता है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें खार नोयत की जोर आजमाई का मौका दूंगा। मुझे इस वक्त 2 हस्तियों की फिक्र ने घेर रखा था। अव्वल साहिल कहाँ थी, दूम सद्दफ क्या कर रही थी। साहिल इस कमरे में नहीं पाई गई तो इसका यही मतलब था वो ज़ेरी मंजिल पर कहीं मौजूद थी। और सद्दफ, उसने भी कोठी में गूंजने वाले खतरनाक सायरन की आवाज सुनी होगी और उसके बाद वहाँ मचने वाली अफरा तफरी भी उससे पोशीदा नहीं रही होगी। मुझे हैरत थी कि वो अब तक खामोश क्यों है। इस किस्म की सूरत हालात में तो उसे फौरन मैदान में कूद जाना चाहिए था। मैं उसकी तरफ से तशवीश में मुब्तला हो गया। साहिल के लिए मेरी तशवीश भी इंतहा को पहुंची हुई थी। इस कोठी के बावर्ची अल्लाह रखा से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक साहिल को कोठी के बालाई हिस्से में रखा गया था। सलीम का भी यही बयान था, लेकिन साहिल इस कमरे में नहीं पाई गई तो इसका वाज़ेह मतलब हो गया चौधरी दिलदार बहुत ही गहरा आदमी है। वो बाज़ हसास और नाजुक मामलात के बारे में अपने करीबी लोगों को भी कुछ नहीं बताता। सलीम और परवेज बड़ी तनदेही से इस कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। इस पर मुस्तदाद ये कि उन्हें दरवाजे को छूने से भी मना कर दिया गया। दरहकीकत इस दरवाजे के हैंडल के साथ कोई ऐसा मैकेनिज्म काम कर रहा था जो सायरन को ऑपरेट करता था। ये फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है। इस किस्म के खेल तमाशे आम सी बात है। एक मरतबा फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे चौधरी दिलदार मेरी सोच तक पहुंच गया हो। उसने मोतदिल अंदाज में कहा, इस कमरे की मिस्ट्री में उलझने की जरूरत नहीं, आराम से सोफे पर बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। दरअसल वो किसी दूसरे कमरे में बैठा मेरे चेहरे के तासरात का जायजा ले रहा था और चेहरा दिलो दिमाग की किताब कहलाता है। वो मेरी सोच और ख्यालात को नहीं बल्कि मेरे चेहरे को पढ़ रहा था और सिचुएशन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे लगा रहा था। मैंने खड़े खड़े कमरे का तनकीदी जायजा लिया। टेली कैमराज मुझे कहीं नजर न आए। जाहिर है वो कैमराज इसलिए नस्ब नहीं किए गए थे कि हर खास वो आम की नजर उन पर पड़े। चौधरी दिलदार की आवाज मेरी समाज से टकराई। सलीम और परवेज की हालत तो मेरे इल्म में आ चुकी है। तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अभी तक मेरे खानसा माँ अल्लाह रखा का सुराग नहीं मिल सका। उस बेचारे बूढ़े के साथ तुमने क्या सलूक किया है। मैंने जहर खुंद लहजे में कहा, चौधरी तुम अभी तक अपने उस आदमी को भूले बैठे हो जो तुम्हारी कोठी के अकम में निगरानी पर मामूर था। वो वहाँ गंदी गली में बेहोश पड़ा है, जरा उसकी कैफियत भी मालूम कर लो। मैंने जो कुछ उसके साथ किया उससे मिलता जुलता सलूक अल्लाह रखा के साथ भी किया है। मुझे इस बात की कतन कोई परवाह ना थी कि अकबी गली में पड़े हुए बेरा निशाना बनने वाले शख्स का राज खुल जाने के बाद क्या होगा।
मेरी सोच घूम फिर कर साहिल की तरफ आ जाती थी। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही शानदार सलूक किया जाएगा। चौधरी अपने गुस्से को जब्त करते हुए जहरीले लहजे में बोला, मैं भी रखवाली में बड़े चौधरी साहब से फोन पर बात करूंगा। तुम्हें कल सुबह यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा, हाथ पांव बांधकर किसी एम्बुलेंस में डालकर, और इससे पहले तुम्हें बड़े तसल्ली बख्श तरीके से बेहोश किया जाएगा ताकि तुम किसी किस्म की गड़बड़ न फैला सको। चौधरी नवाज़िश अली साहब तुमसे बरसों का हिसाब किताब करेंगे। तुम दरअसल उनके शिकार हो, हम तुम्हें बांका कर रहे हैं। बात के इख्तिताम पर वो बड़े बेहुदा अंदाज में मुस्कुराया। मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, तुम्हारा वो बड़ा चौधरी मुझसे खाइफ है। मेरा नाम सुनकर उसका पेशाब खता हो जाता है, इसलिए अपने मोरों को आगे बढ़ाता रहता है ताकि मैं उससे दूर रहूं और उसकी गर्दन महफूज रहे। चलो कोई बात नहीं, इस बात पर तुम्हारा ये भी शिकवा दूर हो जाएगा। वो कमाले जब्त बालफाजे दीगर डिठाई का मुजाहरा करते हुए बोला, हम खुद तुम्हें चौधरी साहब के पास उनकी खिदमत में पहुंचाएंगे। वैसे अजीब इत्तफाक है। वो अपने चेहरे पर मकरूर तासरात सजाते हुए बोला, तुम्हारी महबूबा आज सुबह तक चौधरी साहब की तहवील में थी। वो चंद दिन वहाँ रही और अच्छे दामों निकल गई। भाई ये स्टॉक और वो भी लाइव स्टॉक का कारोबार बहुत मुनाफा बख्श है। 10 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। तुम भी कुछ दिन उनके गोदाम में रहोगे तो करोड़ों का बिजनेस दे जाओगे। तुम्हारा भी कोई ना कोई ग्राहक मिल ही जाएगा, जैसे तुम्हारी महबूबा थी। वही कलमे को मुतवक्कफ हुआ, फिर मेरे जज्बात को कंध छुरी के हवाले करते हुए बोला, मैं तो चौधरी साहब को मशवरा दूंगा वो अपने दुश्मनों को जान से खत्म ना करे, बल्कि उनके गाहक तलाश करके रकम खरी कर लिया करें। चौधरी दिलदार ने जितनी बक कर ली, मैं उसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उसके इशारों कनाइयों को अच्छी तरह समझ रहा था। मेरे अंदेशे 100% दुरुस्त साबित हो रहे थे। चौधरी नवाज़िश अली ने मेरे हिस्से वाली 10 करोड़ की रकम हासिल करके साहिल को शोएब घोरी के हवाले किया था और एक नई दोस्ती की दाग बेल डाल दी थी। मैंने टीवी के रोशन स्क्रीन पर चौधरी दिलदार को नफरत अमेज नजर से घूरा और बड़े ही जारियाना लहजे में दरियाफ्त किया, मेरी साहिल कहाँ है? भाई जब रकम वसूल कर ली जाए तो डिलीवरी लाजम हो जाती है। वो मेरे जख्मी कलीजे पर नमक पाशी करते हुए बोला, तुम्हारी महबूबा को कराची रवाना कर दिया गया है। ये सारा ड्रामा तो हमने तुम्हें ट्रेप करने के लिए रचाया था और हम इस कोशिश में कामयाब रहे। तुम इस वक्त मेरे रहम करम पर हो। तुम बकवास करते हो रहम के बच्चे। मैंने चीख कर कहा, साहिल कहीं नहीं गई, वो इसी कोठी में मौजूद है और मैं बहुत जल्द उसे तुम्हारे पंजे से निकालूंगा। जज्बात के जोश में मैं खासा आउट हो रहा था। चौधरी दिलदार ने बवें सकेरते हुए मुझसे दरियाफ्त किया, तुम्हें इस बात का यकीन क्यों है कि साहिल अभी तक इसी कोठी में मौजूद है? इसलिए कि वो तुम्हारी माँ का खसम कबीर शाह इस वक्त तुम्हारे आसपास कहीं बैठा है। मेरा दिमाग किसी तनूर के मानिक दहक रहा था। वो किसी आरामी की औलाद मेरी साहिल को रखवाली से लेकर लाहौर पहुंचा है और यहाँ से वही उसे अपने साथ कराची ले जाएगा। तुम्हारे बड़े चौधरी का बड़बोला लख्त जिगर फैसल भी उनके साथ यहाँ आया है। कबीर शाह के साथ परवेज को तो मैंने लंबा लिटा दिया। अब तुम्हें मेरे यकीन की वजह समझ आ गई होगी। तुमने बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा मालूमात इकट्ठा कर ली हैं। वो मानी खेद अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन इनमें से बाद मालूमात नाकस और नापुख्ता हैं। हकीकत वही है जो मैंने तुम्हें बता दी। तुम्हारी महबूबा को आज दोपहर 3 बजे यहाँ से रवाना किया गया है। तुम्हें मेरी बात का एतबार ना हो तो शोएब घोरी से राब्ता कर लो। तो फिर ये नुत्फे ना तस्दीक कबीर शाह तुम्हारी बगल में बैठा क्या कर रहा है? मैंने हकारत से लबरेज लहजे में कहा, क्या तुमने इसे बगल बच्चा बनाने का फैसला किया है? वो पिचकारने वाले अंदाज में बोला, मैंने कहा ना, तुम्हारे अंदाजे और मालूमात बाज़ मुकामात पर बहुत रद्दी हैं। कराची से कल यहाँ 4 अफराद पहुंचे थे। कबीर शाह परवेज का काम रखवाली और लाहौर के दरमियान माल की तरसील तक महदूद था। बाकी 2 अफराद माल को लाहौर से कराची ले गए हैं। कराची की तेज रफ्तार जिंदगी का मारा हुआ शाहजी कुछ अरसा लाहौर में क्याम करके अपने आसाब को सुकून पहुंचाना चाहता है। बस इतनी सी बात है। मैं समझ गया वो मुझे सीधी बात कभी नहीं बताएगा और मैं उसकी फराहम करदा मालूमात पर यकीन नहीं कर सकता था। उसी लम्हे मेरे दिमाग ने फैसला किया कि जैसे भी मुमकिन हो मुझे चौधरी की दस्तरस से बाहर आना है और उसका पहला जरिया ये था कि हमारे दरमियान टेली कम्युनिकेशन का सिलसिला मौकूफ हो जाता। मैं फौरी तौर पर उन टेली कैमराज को तलाश नहीं कर सकता था जिनके तफैल बुझे और इस कमरे को किसी दूसरी जगह नशर किया जा रहा था। लेकिन बहरहाल ये मेरे इख्तियार में था कि इस कमरे में घूप अंधेरा करके कैमराज की आंखों को फोड़ दूं। दुनिया की कोई भी आंख हो वो देखने के लिए रोशनी की मोहताज होती है। अगर मैं इस कमरे की लाइट बुझा देता तो चौधरी दिलदार बेबसी के अंधेरे में डूब जाता। ऐसा सोचते ही मैंने हवा में परवाज की और रोशनी के मंबे तक पहुंच गया। उस लाइट का बटन कमरे में मौजूद नहीं था, लिहाजा मैंने एक जोरदार झांपड़ रसीद करके उसे फारिग कर दिया। उसके साथ ही चौधरी दिलदार के 14 तबक गुल हो गए। वो घबराए हुए लहजे में बोला, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ का सर कर रहा हूँ। मैंने टीवी के रोशन स्क्रीन पर मौजूद उसके फिरौनी चेहरे पर थूकते हुए कहा। कमरे में जुज़वी तारीकी छुपाने के बाद वो मुझे वाज़े तौर पर देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं उसकी मनहूस सूरत देख रहा था। वो धमकी अमेज अंदाज में घुराया, तुम बहुत बुरा कर रहे हो वैदान, इस बुराई में कुछ और भी शामिल कर लो। मैंने तमस्खराना लहजा इख्तियार करते हुए कहा। फिर इससे कबल कि वो कोई और बकवास करता, मैंने अपनी जगह से एक लंबा स्टेप लिया और मेरी तूफानी साइड किक ने टीवी के रोशन स्क्रीन को चिकना चूर कर दिया। मेरी किक में लामहदूद गुस्सा शामिल था और मैंने वो किक दियतन चौधरी दिलदार के खबीस चेहरे पर रसीद की थी। छन्नाके की एक तेज आवाज के साथ कमरा गहरी तारीकी में डूब गया।
ये वही खिड़की थी जिसने थोड़ी देर पहले मुझे इस कमरे में आने से रोका था। इसका सबब यह था कि खिड़की अंदर से बंद थी और मैं बाहर से अंदर दाखिल होने की कोशिश में था, लेकिन अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी। मैं कमरे के अंदर बंद था और बासानी खिड़की खोलकर बाहर जा सकता था। बाहर जाने के लिए तो मैं कमरे का दरवाजा भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इस दरवाजे की दूसरी तरफ बहुत अपने खौफनाक जबड़े खोले मेरा इंतजार कर रही थी। ख्वाह मुखा खुद को हलाकत में डालना बेवकूफ़ी होती। 2 भरी हुई कलाशनकोव्स पर मेरा कब्जा था, लेकिन अगर फेस टू फेस गन के दहाने खुल जाते तो दोनों पार्टीज को शदीद नुकसान पहुंच सकता था। मैं इस कमरे में ज्यादा देर रुक कर अपने लिए कोई नई मुसीबत नहीं खरीद सकता था। इस सूरत हाल में वो तारीख कमरा मेरे लिए वाकई एक चूहेदान साबित होता। मैंने अंधेरे में अंदाजे की उंगली पकड़ी और सुबह कदमी से उस दीवार की तरफ बढ़ गया जिसमें मजकूरा खिड़की मौजूद थी। मुझे इस काम में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि रोशन कमरे में मैंने खिड़की की लोकेशन को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं वो खिड़की खोलने में कामयाब हो गया। छत के ऊपर से लटक कर मैं ये अंदाजा कर चुका था कि खिड़की और छत की मुंडीर में सिर्फ 4 फुट का फासला था। मैंने खिड़की के एक पट वाह की और अपने बदन को बड़ी महारत से खुली हुई खिड़की में से गुजार कर खड़ा हो गया। अब मैं इमारत से बाहर था। इस वक्त मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं छत की मुंडीर पकड़कर ऊपर पहुंच जाता या फिर नीचे कूदकर टेरेस तक रसाई हासिल कर लेता। मैंने दूसरी राह को अपनाने का फैसला किया। मैं खिड़की के खुले हुए पट में बैठ गया, फिर फ्रेम पर हाथ जमा कर मैंने अपने जिस्म को नीचे गिरा दिया। इस तरह खिड़की में लटकते हुए टेरेस और मेरे कदमों के बीच फासला बहुत कम रह गया। 6 फुट से निकलता हुआ मेरा कद ही था और लटकते वक्त बाजुओं की लंबाई भी इसमें शामिल हो गई। इससे पहले कि मुझ पर किसी की नजर पड़ती मैं बासानी टेरेस पर पहुंच गया। उसी लम्हे मुझे कोठी के अगबी हिस्से में किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। बाईं बाग की तरफ से कुछ इस किस्म की आवाजें उभरी थी जैसे 2 अफराद आपस में गुथम गुथाओं। सदफ को मैं मोटर वाले एक शेड के नीचे छोड़ आया था और वो शेड उसी बाईं बाग में था। लगता था एक तवील इंतजार के बाद वो शेर की बच्ची मैदान खरबो ज़र्ब में उतर आई थी। इस कोठी में लड़ाई भिड़ाई के माहिर शैतान सिर्फ इंसानों की कमी नहीं थी। सदफ के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। मैं तेज कदमों से दौड़ते हुए सदफ की जानी बढ़ा। टेरेस खासा वसी अरीज था और बालाई मंजिल को ज़ेरीन मंजिल से मिलाने वाला जीना भी उसी तरफ खुलता था। आंख मचोली का वक्त गुजर चुका था, लिहाजा मैंने नीचे जाने के लिए जीने की तरफ कदम बढ़ा दिए। एक कलाशनकोव को मैंने तैयार हालत में अपने कदमों में कर लिया। मैं जैसे जीने के करीब पहुंचा 2 अफराद से सामना हो गया। वो दोनों मुलाजम सूरत और मुसल्ला थे। सलीम ने शायद उन्हीं 2 मुहाफिज अफराद का जिक्र किया था। वो दोनों मेरे हाथों दबी कलाशनकोव को देखकर ठिठक गए। फिर एक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपना माउजर मेरी जानिब सीधा किया। उसका अंदाज ऐसा था कि मुझे फौरन शूट कर देगा, मगर मैंने उसके इरादे को नाकाम बना दिया। उसने जैसे ही फायर करना चाहा, मैं एक बैक थ्रू रूल करते हुए धड़ाम से फर्श पर गिरा। गोली मेरे बदन के ऊपर से गुजर गई। मैं जिस अंदाज से जीत गिरा वो यही समझा कि उसने मुझे भड़का दिया है। उसके ख्याल को तारीकी ने तकवीयत पहुंचाई और वो बेखौफी से मेरे नजदीक आ गया। फिर उसे इस गलती का बड़ा भयानक खमियाजा भुगतना पड़ा। वो मेरे पास आकर मुझे देखने के लिए झुका ही था कि मैंने किसी स्प्रिंग के मानंद अपने जिस्म को टेरेस के फर्श से उठाया और उसके ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। वही सूरत-ए-हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। एक चित पड़ा बुर्दा उसकी दानिश में किसी इफरीत की तरह उसके ऊपर से परवाज करते हुए गुजर गया था। वो बड़ी सूरत से पलटा और बेदरीग मुझ पर फायरिंग करने लगा। इस बेतुकी फायरिंग की लपेट में उसका साथी आ गया। इस मंजर ने उसे और भी वहशत ज़दा कर दिया, क्योंकि उसका जख्मी साथी किसी कटे हुए शैतीर की माने जमीन बोस हो गया। मैंने उसकी वहशत से फायदा उठाया। इससे कबल के वो मेरी जानी मुतवज्जो होता, मैंने अपने हाथ में मौजूद कलाशनकोव का बट उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। वो इस भरपूर ज़रब को बर्दाश्त ना कर सका। वो अपने सर को थाम कर लड़खड़ाया तो मैंने एक पुश किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। इस कार्रवाई में बमुश्किल 20 सेकंड सर्फ हुए थे। उन दोनों मुआवजों की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं जीने की तरफ बढ़ गया। इस मार्के में मैंने दुश्मन के 2 अफराद को नाकारा बना दिया था। ऐन मुमकिन था फायरिंग की जद में आने वाला रिवाल्वर बरदार शख्स दुनियाए दीगर में पहुंच चुका हो। वो दुनिया जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता। कोठी की ज़रीन मंजिल पर खासी अफरा तफरी के आसार महसूस हो रहे थे। मेरी मालूमात के मुताबिक अब वहाँ चौधरी दिलदार, कबीर शाह, फैसल और 2 पेशावर औरतों के सिवा और कोई बाकी नहीं बचा था। या फिर मेरी साथी सदफ थी जो किसी अदीमुशान बार का आराई में मसरूफ थी। मैंने ज़रीन मंजिल पर कदम रखा तो औरतों के चीखने की आवाजें मेरी समा तक पहुंची। उनके साथ इंसानी कदमों की चाप भी उभरी। कोई इस समत आ रहा था। मैं उछलकर एक सतून की आड़ में पहुंच गया। उसी वक्त फायर की आवाज गूंजी और सतून का प्लास्टर उखड़कर मेरे सर पर गिरा। इसका मतलब यही था, मुझे वहां छुपते हुए देख लिया गया था। ये खतरनाक सूरत-ए-हाल थी। मैंने खुद को सतून की आड़ में समेटते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकना शुरू किया। इसी दौरान में दोबारा मुझे निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में दूसरी तरफ का प्लास्टर उखड़कर मेरी पीठ पर गिरा। क्योंकि इस वक्त तक मैं मुकम्मल झुक चुका था और मेरे गन बरदार हाथ फर्श के करीब पहुंच चुके थे। फायरिंग करने वाले के जाविये से मुझे अंदाजा हो गया वो मेरी नई पोजीशन से वाकिफ नहीं था, वरना वो मेरे सर की बुलंदी पर फायर ना डालता। मैं सारी उम्र इस स्टोन की आड़ में छुपकर नहीं रह सकता था, इसलिए जो अभी कार्रवाई जरूरी होगी। आगे बढ़ने के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी था।
मैंने इस झुकी हुई पोजीशन में रहते हुए कलाशनकोव की नाल का रुख घुमाया और अपने अकब में एक तवील ब्रेस्ट फायर कर दिया। उसी लम्हे फजा करबनाक चीखों से गूंज उठी। फिर इन चीखों में गालियां भी शामिल हो गई और वो गालियां मेरी तरफ अरसाल की जा रही थी और भेजने वाले की झुंझलाहट अमेज आवाज भी मैंने पहचान ली। वो कबीर शाह था जो मेरी फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया था। मैं सुतून के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गया। वो मुझे कसम परसी की हालत में नजर आया। उसके जिस्म का ज़ेरी हिस्सा बुरी तरह जख्मी था और वहां से खून जारी हो चुका था। वो अफसोसनाक हालत में फर्श पर पड़ा था। मैंने गन की नाल का रुख उसके सीने की जानिब रखा और लपक कर उसके करीब पहुंच गया। उससे थोड़े फासले पर मुझे वो पिस्टल भी नजर आया जिसकी मदद से उसने 2 बार मुझे निशाना बनाने की कोशिश की थी। मैंने मज़कूरा पिस्टल को उठाकर अपने पास रखा और कबीर शाह के सीने पर पांव रखकर खड़ा हो गया। वो खुद फर्श से उठने की पोजीशन में पहले भी नहीं था। मेरे पांव की दहशत ने उसे बदीद तोड़ दिया, लेकिन उसकी अकड़ में कोई फर्क ना आया। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए नफरत की चिंगारियां दिखाई दी। मैंने उसकी मनहूस सूरत पर थूक दिया, फिर जहरीले अंदाज में कहा, कबीर शाह, तुम अपने प्राइवेट बाप चौधरी दिलदार के पास चंद दिनों के लिए आराम करने आए थे ना। अब चाहो तो लंबे आराम के लिए इधर ही पड़े रहो। तुम 2-4 माह में ठीक होने वाले नहीं हो। अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं कराची पुलिस को तुम्हारे सियासी ठिकाने पर भेज दूंगा। वो लोग साउथ वाले छापे के बाद बड़ी शिद्दत से तुम्हें तलाश कर रहे हैं। तुम्हें बॉस की ताकत का अंदाजा नहीं वजदान। वो दांतों पर दांत जमाते हुए बोला, तुम किसी भी बेल में छुप कर बैठो, वो तुम्हें शिकार कर लेगा। मैंने नफरत से उसे घूरा और पूछा, तुम किस बास की बात कर रहे हो? शोएब गौरी या चौधरी दिलदार या फिर चौधरी नवाज़ अली? उसने जवाब नहीं दिया और बरमी से बोला, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। कबीर शाह, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे काले करतूतों की फहरिस्त इतनी तवील है कि इनाम के तौर पर तुम्हें देखती गोलियों से छिलनी कर देना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह जानूं वासल करूंगा कि तुम जिंदा रहो और सपुर्द आज़ाब रहो। देखने वालों के लिए तुम इबरत का नमूना बन जाओ। फिर मैंने उसके घुटनों और टखनों पर फायरिंग की और हड्डियों का कचूमर निकाल दिया। कूले के जोड़ के साथ मैंने कुछ इस किस्म का बर्ताव किया। कलाशनकोव का मैगजीन खाली हो गया। मैंने भरी हुई गन अपने हाथ में कर ली और बेकार गन को उतार फेंका। फिर मैं कबीर शाह की तरफ मुतवज्जो हो गया। अब वो पूरी जिंदगी अपने कदमों पर चलने के काबिल नहीं हो सकता था और नहायत मुमकिन था हर नौइयत के ऑपरेशन में नाकाम होकर डॉक्टर उसकी दोनों टांगे बाकी जिस्म से अलहदा कर देते। पेशेंट की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर को बाज़ औक़ात ऐसे संगीन फैसले भी करना पड़ते हैं। कबीर शाह दर्द की शिद्दत और वहशत की इंतहा के बायस बेहोश हो गया। मैंने उसके सीने पर से अपना पांव हटाया और उसके सर पर एक ठोकर रसीद करते हुए खून ख्वार लहजे में कहा, अगर तुम्हारी समात में जिंदगी की एक रमक भी बाकी है तो सुन दो, और आंखों में एक झलक देखने की ताकत मौजूद हो तो देख लो, मैं यहाँ से जिंदा सलामत जा रहा हूँ। मेरी बात खत्म हुई थी कि सामने दौड़ते हुए कदमों की आवाज उभरी। मैंने एक झटके से कलाशनकोव को समत उठाया, लेकिन फायर की नौबत ना आई। वो 2 औरतें थीं जिनके जिस्म पर नाकाफी लिबास नजर आ रहा था। यूं महसूस होता था उन्होंने हंगामी हालात में खुद को ढांकने की कोशिश की थी। कलाशनकोव की खतरनाक नाल अपनी जानिब उठे देखकर वो सहम गई। एक ने दहशत अमेज आवाज में कहा, तो तुम दोनों जो कुछ भी हो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, हमें जाने दो। उस पेशावर औरत ने लफ्ज दोनों इस्तेमाल किया था। इसका मतलब था वो सद्दफ की वहां मौजूदगी से आगाह थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, हम दोनों से तुम्हारी क्या मुराद है? इस मर्तबा दूसरी औरत ने जवाब दिया, तुम्हारी साथी लड़की इस तरफ एक शख्स से मुकाबला कर रही है। हमने यही अंदाजा लगाया तुम दोनों की इस कोठी के मकीनों से कोई जबरदस्ती का मामला है। तुम लोग हमें इस आग में ना झोंको, हम फौरी तौर पर इस कोठी से निकलना चाहते हैं। उसकी साथी ने भी जाने की बात की थी। मैंने पूछा, तुम दोनों आधी रात को कहाँ जाओगी? हम आधी या पूरी रात का हिसाब नहीं करते, वो मानी खेज अंदाज में बोली। सारी रात आना जाना लगा रहता है। वैसे इस वक्त हम सीधे अपने अड्डे पर जाएंगे। इस हालत में मैंने सरतापा उनका जायजा लिया। ये तुम हम पर छोड़ दो। उसने मखसूस अंदाज में आंख दबाई। लिफ्ट देने के लिए कोई ना कोई मेहरबान मिल ही जाएगा। वैसे हमारा अड्डा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। अंधेरा गुनाह को जन्म देता है और बुराई की राह हमवार करता है। वो दोनों इसी अंधेरे का फायदा उठाकर इस कोठी पर रात जगाने और कुछ पैसे कमाने आई थी। मुझे उनसे और उनके पेशे से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्हें रोकना या किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाना मुनासिब न समझा। ताम उनके जाने से पहले ये जरूर पूछा, तुम लोगों का मेजबान कहाँ है? उसे चाहिए था तुम्हें छुड़वाने का बंदोबस्त करता। वो तंदिया लहजे में बोली, चौधरी दिलदार इस वक्त अपनी जान छुड़वाने के बंदोबस्त में लगा हुआ है। तुम्हारी साथी ने चौधरी और उसके नौजवान मेहमान को तिगनी का नाच निचा रखा है। दूसरी ने कहा, जब कोई मुसीबत आती है तो इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है या फिर अपने प्यारों के बारे में। हम ना तो चौधरी के अपने हैं और ना ही प्यारे। मैंने उन्हें वहां से जाने की इजाजत दे दी। उनकी बातों से जाहिर होता था सद्दफ चौधरी और फैसल से निबर्द आदमा थी। अब वैसे भी वही दोनों इस कोठी में बाकी बचे थे। कबीर शाह आलम हवास से खासे फासले पर जा चुका था। ये बात मुझे मालूम थी कि चौधरी नवाज़ अली के बेटे फैसल ने मार्शल आर्ट्स में बहुत मेहनत कर रखी थी, लेकिन सद्दफ की साबिक कारकर्दगी भी मेरी यादाश्त में महफूज थी। लिहाजा मैं चौधरी दिलदार और फैसल को सद्दफ के रहम करम पर छोड़कर साहिल की तलाश में ज़रीम मंजिल की हंगामी तलाशी लेने लगा। इसी दौरान मैं कोठी के किसी करीबी हिस्से से येलंग और उठा पटक की आवाजें आती रहीं। कोई मार्शल आर्टिस्ट जब किसी पर अटैक करता है तो खल्क से एक तासीर अंगेज आवाज निकालता है। इस मखसूस आवाज को येल कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये इतनी हैबतनाक होती है कि मद्दे मुकाबिल का बिकता पानी हो जाता है।
एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट यैलिंग करके फदा में बहवे परवाज किसी परिंदे को खाक चाटने पर मजबूर कर सकता है। मैंने इस कोठी का एक एक कमरा और कमरों का एक एक गोशा झांक लिया, लेकिन कहीं भी मेरी साहिल नजर ना आई। उसी लम्हे मेरे जहन में लाइने अजीम चौधरी दिलदार की मनहूस बात रोशन हो गई। क्या इस दोपहर 3 बजे साहिल को कराची रवाना कर दिया गया था। मैं उससे ये नहीं पूछ सका था कि वो लोग बाई रोड गए हैं या बाई एयर। बहरहाल इस वक्त ये सोचते हुए मेरे दिल पर एक घूंसा सा लगा। अगर साहिल को वाकई आज 3 बजे दोपहर यहाँ से रुखसत कर दिया गया था तो फिर वो मुझसे लगभग 9 घंटे फासले पर छा चुकी थी। और अगर उन्होंने बाई एयर सफर किया तो इस वक्त मेरी शारग शुएब होरी के खंजर की धार तले पहुंच चुकी थी। इस एहसास ने मेरे रगों पे में चिंगारियां भर दी। मैं एक मरतबा फिर साहिल के करीब पहुंचकर उसे खो चुका था। दर्द की शिद्दत ने मेरे दिलो दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये तो वही बात थी कि मंजिल पर पहुंचकर इंसान मंजिल का निशान खो दे। मैं इन शिकस्त खुर्दा लम्हात में जिस अज़ियत से गुजर रहा था उसे बयान करना नामुमकिन था। उसी वक्त दीवार की दूसरी जानिब मुझे किसी अजीम शान मार्के की आवाजें सुनाई थी। कोई भारी भरकम शय उस दीवार से आकर टकराई थी। मैं पलक झपकने में समझ गया उस तरफ सद्दफ मार का आ रहा थी। साहिल की तलाश में बस वही एक कमरा बचा था, वरना मैंने हर तरफ देख लिया था। मैंने अपने और दरवाजे के दरमियान खाइल फासले को दूर कर तय किया और दरवाजे के करीब पहुंचकर खुद को हवा में बुलंद कर लिया। फिर अगली लम्हे मेरी राइट साइड फ्लाइंग किक ने चौबी दरवाजे पर धुआंधार दस्तक दी। इस दस्तक के नतीजे में वो दरवाजा झट से खुला और मैं कमरे के अंदर पहुंचकर पट से अपने कदमों पर खड़ा हो गया। वो एक वसीउ अरीज खालनुमा कमरा था। इस कुशादा कमरे के संगीन मंजिर ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। सद्दफ कमरे के वस में खड़ी बुरी तरह हाँप रही थी। उसके बाजू पर एक जगह से सफेद स्वेटर सुर्ख हो रहा था। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि वो जख्मी थी। मैं कमान से निकले हुए तीर की मानिद उसकी जानिब लपका। उसके जख्मी बाजू ने मुझे बेइख्तियार कर दिया। इस वफाशुहार लड़की ने वो सारी मारा मारी मेरी खातिर की थी। अपनी जान को वबाल में डालकर वो मेरा साथ दे रही थी और इस तरह दोस्ती निभा रही थी कि कोई क्या निभाएगा। मुझे अपनी जानिब बढ़ता देखकर उसके जब्त का बंधन टूट गया और वो बड़ी वारफ्तगी के आलम में मेरे गले आ लगी। उसकी इस जज्बाती ख्वाहिश की तकमील के लिए मुझे थोड़ा सा झुकना पड़ा। उसने मुझे इतनी मजबूती से दबोच लिया कि जैसे खतरा हो, अगर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई तो मैं भाप बनकर फदा में तहलील हो जाऊंगा। मैं उसकी दिली कैफियत से बाखूबी आगाह था, लिहाजा इस जान निसार साथी के लिए मुझे खुद को फरामोश करना पड़ा। मैं भूल गया कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किधर आया हूँ और किस मकसद के लिए आया हूँ। इस आलनुमा कमरे में सिर्फ 2 दिल धड़क रहे थे और वक्त जैसे थम कर रह गया था।